नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे पावर जनरेशन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। पावर जनरेशन मतलब विद्युत शक्ति का उत्पादन। पावर जनरेशन से मतलब यहाँ पे ये है कि विद्युत शक्ति का उत्पादन कैसे होता है भारत में, किस तरह से हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं, कौन कौन से तरीकों से विद्युत का उत्पादन करते हैं, ये सारे तरीके के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये चैप्टर अगर आप सही से पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न सारे एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं और आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे, लेकिन चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा। भारत में जो बिजली का उत्पादन होता है मुख्यतः 2 तरीके से होता है। एक पहला होता है कन्वेंशनल पावर जनरेशन और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, जिसमें भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कन्वेंशनल पावर जनरेशन से होता है। 70 से 80% जो हमारे यहाँ बिजली उत्पादन होती है वो कन्वेंशनल पावर जनरेशन के द्वारा किया जाता है और 15 से 20% कह सकते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन से बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, 2 तरह की बिजली उत्पादन हमारे देश में किया जाता है, 2 तरह के तरीकों को यहाँ पे बिजली उत्पादन में अपनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों तरीकों को हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंदर कौन कौन सी विधियां है उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, साथ में बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सब पावर जनरेशन जो चैप्टर है, आपके इस चैप्टर में 2 विधियां बताई गई है। पहला विधि है कन्वेंशनल पावर जनरेशन मतलब परंपरागत विधि, और सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे। इसके बाद एक और आता है नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन जिसको अपरंपरागत विधि बोलते हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि ये कन्वेंशनल पावर जनरेशन होता क्या है। जब से बिजली का खोज हुआ था, जब से बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग को पता चला था, उस समय जिस तरीके से बिजली का उत्पादन किया गया था उसी तरीके को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल पावर जनरेशन, और उसी तरीके को मॉडिफाई करके आज हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं जिसको बोला जाता है कन्वेंशनल पावर जनरेशन। ठीक है, और इसको एक दूसरे तरीके में बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मेथड, मतलब इसमें जो फ्यूल यूज होता है, ईंधन जो यूज होता है, उसको दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है। मतलब दोबारा से हम इसको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। जैसे कन्वेंशनल पावर जनरेशन होता है, इसमें मुख्यतः 3 तरह की पावर प्लांटें आती है। जैसे कोयला से संचालित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। दूसरा होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूरेनियम के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। बहुत सारे लैब बनाकर यूरेनियम का, जैसे कंपनी का नाम बात करें तो NPCIL है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो कोयला से उत्पादन करने वाली कंपनी उसका नाम है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस दोनों में बहाली आती है जिसका आप लोग फॉर्म भरते हैं और इस दोनों का एग्जाम होगा, तो इस दोनों में ये जो चैप्टर है इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका खासियत एक और ये है कि इसमें मुख्य रूप से टरबाइन लगा रहता है जिसको हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे, कन्वेंशनल पावर जनरेशन का पहचान कैसे करेंगे, इसमें टरबाइन लगा होता है जिसको हम लोग अगले दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राइम मूवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको प्राइम मूवर क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि इधर से पूरे प्लांट में सबसे पहला जो घूमने वाला जो टूल्स होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये टरबाइन होता है, इसलिए इसको हम लोग प्राइम मूवर बोलते हैं। मतलब पूरे पावर प्लांट में कोई भी पार्ट को अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहला जो घूमने वाला होता है वो होता है टरबाइन, और सबसे पहले घूमता है, इसी की वजह से इसको प्राइम मूवर बोल दिया जाता है। अब कन्वेंशनल पावर जनरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह ऊर्जा का सीमित भंडार है जो एक दिन समाप्त हो सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कन्वेंशनल पावर जनरेशन का मतलब क्या होता है, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जो कोयले से बिजली का उत्पादन होता है, जो यूरेनियम से बिजली का उत्पन्न होता है, तो ये यूरेनियम और कोयला एक दिन समाप्त हो सकता है। सच्चाई है, तो क्या कह सकते हैं कि ये ऊर्जा का सीमित भंडार है जो एक दिन समाप्त हो सकता है। तो हमारा जो बिजली का उत्पादन है कोयला से, यूरेनियम से, वो बंद हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इससे प्रदूषण फैलने की समस्याएं बनी रहती है। तो बनी नहीं रहती है, प्रदूषण फैलता ही फैलता है। जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है जो NTPC जिस पे काम करती है, तो जहां पे कोयला को जलाया जाता है उससे बिजली उत्पादन की जाती है। तो जब कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा, बहुत सारे गैसेस निकलेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को गंदा करेगा, प्रदूषित करेगा। तो इससे क्या होता है, प्रदूषण भी फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शक्ति उत्पादन के लिए परंपरागत विधियों में विद्युत यंत्रों को चलाने के लिए प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मूवर मतलब टरबाइन। पूरे पावर प्लांट में एक टरबाइन लगा होता है जो अल्टरनेटर को चलाता है। जब टरबाइन घूमता है तो अल्टरनेटर भी साथ में घूमता है, क्योंकि टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो अल्टरनेटर से जुड़ा होता है। और जब अल्टरनेटर घूमता है तो अल्टरनेटर से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। अल्टरनेटर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर के पास क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है। और ये किसको देता है, ट्रांसफर करता है, शाफ्ट के माध्यम से अल्टरनेटर को ट्रांसफर कर देता है। और अल्टरनेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इस बिहाफ से कह सकते हैं कि जो प्राइम मूवर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा किसको ट्रांसफर करता है, अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे हाइड्रो पावर प्लांट में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, मूवर क्या होता है। बहुत जगह सवाल ये पूछे जाते हैं, आपके प्रश्नों एग्जाम में भी एक प्रश्न आता है कि प्राइम मूवर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो प्राइम मूवर के बारे में समझने के लिए आप समझ लीजिए कि एक प्राइम मूवर के द्वारा एक जनरेटर को घुमाया जाता है, एक अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। ये है प्राइम मूवर का ये शाफ्ट, ठीक ना। ये शाफ्ट है किसका है, प्राइम मूवर का शाफ्ट है, जो अल्टरनेटर या जनरेटर से कनेक्ट है। और ये जब घूमता है, मतलब इनपुट देता है, तो जनरेटर और अल्टरनेटर भी घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। समझ गए। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो स्टीम टरबाइन होता है, जो हाइड्रो टरबाइन होता है, इसी को ही प्राइम मूवर बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे प्राइम मूवर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। आपके चैप्टर में मुख्यतः 3 तरह के नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना है। पहला है हाइड्रो, जिसको हम लोग बोलते हैं जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, दूसरा है थर्मल, मतलब ये कोयला से जो उत्पादन होता है, और तीसरा है न्यूक्लियर। ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सबसे ज्यादा प्रश्नों की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, एक प्रश्न जरूर रहेगा, और बाकी दोनों में से 1-2 प्रश्न रहते हैं, मतलब 2 या 3 प्रश्न की संभावना आने की यहीं से रहता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल किसका है, कन्वेंशनल पावर जनरेशन का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन क्या होता है। एक्चुअली नॉन कन्वेंशनल का मतलब होता है अपरंपरागत विधि, मतलब जो पुराने जमाने में जिस तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है उससे न करके मॉडर्न तरीके से, अपने तरीके से, नया एक तरीके से बिजली का जो उत्पादन किया जाता है उसको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। मतलब बहुत सारे परिवर्तन किए गए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से बिजली का उत्पादन अब अलग अलग तरीके से किए जाने लगा। और इसमें एक खासियत ये होता है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम लोग पैदा करते हैं, मतलब इसका जो स्रोत होता है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। चाहे हम बात करें सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, क्या सूर्य का ऊर्जा खत्म हो सकता है? नहीं खत्म हो सकता। अगर सूर्य का ऊर्जा ही खत्म हो जाएगा तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, हम लोग भी जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तो पृथ्वी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर ऊर्जा रहे या ना रहे इससे क्या हम लोग को मतलब है। ठीक है, हवा, विंड एनर्जी भी असीमित भंडार है, ये भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसी तरह से जो नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन होता है, इसमें हम लोग वैसे ऊर्जा स्रोत का प्रयोग करते हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, हमेशा इसको रिन्यूएबल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसके ईंधन को दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। समझिएगा ध्यान से। कन्वेंशनल जो एनर्जी, जो पीछे आपको बताएं कोयला वाला, यूरेनियम वाला, उसके ईंधन को दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते। एक बार कोयला जल जाएगा तो दोबारा उपयोग में नहीं आता है। लेकिन इसके जो ईंधन होते हैं, सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, इसके ईंधन को दोबारा से उपयोग हम लोग कर सकते हैं। किसके लिए? बिजली उत्पादन के लिए। इसीलिए इसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और इससे बिजली उत्पादन करने पे प्रदूषण नहीं फैलता है, न के बराबर होता है। जैसे सोलर एनर्जी से क्या प्रदूषण फैलता है, सूरज की किरणों से। विंड एनर्जी से थोड़ा बहुत प्रदूषण आता है, नॉइज होता है, जो इसके फैन होते हैं ना, घूमते हैं तो आवाज आती है, लेकिन बहुत ही माइनर होता है, जिसको हम लोग न के बराबर समझते हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब इसमें प्राइम मूवर जो टरबाइन होता है नहीं लगा होता। दोनों में डिफरेंस क्या है? पिछले वाले में कन्वेंशनल में टरबाइन लगा होता है, प्राइम मूवर लगा रहता है। यहाँ पे प्राइम मूवर नहीं लगा रहता है, डायरेक्ट बिजली में उत्पादन कर दिया जाता है, डायरेक्ट ईंधन का उपयोग करके बिजली का उत्पादन कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, समझिए। सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि यह ऊर्जा का असीमित भंडार है, जिससे हम अनंत काल तक ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। समझ गए? जैसे सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब
ऊर्जा का असीमित भंडार है जिसका हम लोग अनंत काल तक उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें किसी भी तरह का प्रदूषण फैलने की समस्याएं नहीं होती है। समझ गए, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें प्राइम मूवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि इनमें से किसमें प्राइम मूवर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में हम लोग प्राइम मूवर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, ये सब हमारे एग्जाम्पल है किसके, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन के। तो आप नोट्स को अच्छे से बनाइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं फोटो, विंड एनर्जी है, यहाँ पर सोलर एनर्जी है, थर्मल है, बायोमास है। एक्चुअली हाइड्रो को हम लोग कन्वेंशनल में ऐड करते हैं। आपके सामने कुछ सवाल हैं जो पीछे मैंने पढ़ाया उसी पे आधारित है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का आंसर सही से दे पाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको यही समझाया है। और ये जो सवाल है ये पूछा गया है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, और पूछा हुआ सवाल को ही मैं यहाँ पे लाया हूँ कि आप समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी पढ़ाया, जिसे आप हल्के में ले रहे थे, आप सही से नहीं देख रहे थे, उसी पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है और आप गलत करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि क्या आपको आंसर पता है कि नहीं पता है, और आंसर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल है कि इनमें से कौन से ऊर्जा स्रोत में प्राइम मूवर नहीं लगा होता है। बोल रहा है कि ये जो चार ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, इन चारों में से किसमें प्राइम मूवर नहीं लगा होता है। यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं लगा होता है। तो पहला है कन्वेंशनल पावर जनरेशन, परंपरागत विधियां, क्या इसमें लगा होता है या नहीं लगा होता है, लगा होता है, ठीक है। पूछा क्या है, नहीं लगा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, अपरंपरागत विधियां, तो इसमें क्या होता है, लगा होता है, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट किसका पार्ट है, ए वाले का, इसी को बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल पावर जनरेशन, इसी का ये पार्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट, ये भी किसका पार्ट है, ए वाला का, कन्वेंशनल का। तो कन्वेंशनल में तो प्राइम मूवर लगा ही नहीं होता है, मतलब ये दोनों ऐसे गलत हो गए, और ये पहले ही हम गलत काट चुके हैं, मतलब आंसर कौन है, बी, बी सही है, इसमें प्राइम मूवर नहीं लगा होता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है लिखा है, इनमें से कौन से ऊर्जा स्रोत में प्रदूषण फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से पूछ रहा है कि इनमें से कौन से ऊर्जा स्रोत में प्रदूषण फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल पावर जनरेशन, कन्वेंशनल में फैलता ही है, जैसे कोयला से बिजली उत्पादन होता है, यूरेनियम से बिजली उत्पादन होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, तो इसको हम सही मानेंगे। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, नॉन कन्वेंशनल जैसे सौर ऊर्जा हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, इससे क्या होता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, तो ये गलत है। दूसरा है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, नॉन कन्वेंशनल का पार्ट है सोलर एनर्जी, और नॉन ऑफ इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब किससे प्रदूषण फैलता है, कन्वेंशनल से, कन्वेंशनल पावर जनरेशन से क्या होता है, ऊर्जा, इससे प्रदूषण फैलने की समस्याएं बनी रहती है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है या कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, ये क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी पढ़ाया नहीं हूं मैं, तो आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, मैंने बता दिया है, लेकिन आप अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, परंपरागत विधियां होती है बिजली उत्पादन की, जो जल विद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है। अब आगे अगला चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल विद्युत शक्ति केंद्र। और ये जो टॉपिक है ये कन्वेंशनल एनर्जी का पहला टॉपिक है, तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्चुअली जिसको हम लोग जल विद्युत शक्ति केंद्र बोलते हैं, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरह से दिखता है। आगे वीडियो में हम लोग एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पेन स्टॉक क्या होता है, वल्व हाउस क्या होता है, सर्च टैंक क्या होता है, डैम क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है, टेलरेस क्या होता है, ड्राफ्टिव क्या होता है, इस सारे एक पार्ट को हम लोग को आगे समझना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको मेनली हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पे समझिए ये डैम है, ठीक है। इस डैम के पीछे नदी होती है या तालाब होता है, जहाँ पे पानी को हम लोग स्टोर करते हैं। यहाँ पर जो पानी स्टोर होता है उसका लेवल बहुत हाई होता है, जिससे हाई प्रेशर के साथ पानी आगे पेन स्टॉक के द्वारा हमारे टरबाइन तक पहुँचाया जाता है और टरबाइन घूमती है, जिससे बिजली उत्पादन शुरू हो जाता है। पार्ट्स की बात करें तो जिस पाइप के द्वारा टरबाइन तक पानी पहुंचाया जाता है उसको हम लोग पेन स्टॉक बोलते हैं, और जहां पे टरबाइन लगी होती है, जहां पे बिजली का उत्पादन शुरू होता है, उसको पावर हाउस बोला जाता है। और टरबाइन से जब पानी बाहर निकल के जाती है तो एक छोटा सा झील जैसा तालाब बनता है, उसको टेल रेस बोला जाता है। इसके अलावा ये वाल्व हाउस है जहाँ पे पानी को कंट्रोल किया जाता है। सर्ज टैंक होता है, जैसे बैक प्रेशर जब कभी आता है उसको रोकने के लिए सर्ज टैंक लगाया जाता है, या पानी की कभी कमी होती है उस समय पानी को आपूर्ति करने के लिए सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये डैम होता है, पीछे जो पानी का स्टोरेज होता है नदी में, उसको रिजर्वायर बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुल कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है। आगे हम चलते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हिस्टोरी है उस हिस्टोरी को समझते हैं कि कहाँ से और कैसे शुरुआत हुआ था इसका, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसके पीछे एक बहुत बड़ी नदी दिख रहा होगा आपको। वर्ल्ड का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अमेरिका में फॉक्स रिवर पे 1882 में बनाया गया था। इसको आप लोग देख रहे होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इंडिया की बात करें, भारत की बात करें तो भारत में दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया था, जो 1887 में था। सीदार पोंग एक जगह है दार्जिलिंग में, वहां पे इसको बनाया गया था, और ये जगह है बंगाल में। और इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रिवर कोयना महाराष्ट्र में बनाया गया था, जिसका क्षमता 1920 मेगावाट का था, पहला था। इंडिया लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है महाराष्ट्र में कोयना रिवर पर, जिसका क्षमता कितना है 1920 मेगावाट। इसके अलावा इसके बाद भाखड़ा नांगल विश्व का सबसे बिगेस्ट डैम है, जो जिसका नाम है भाखड़ा नांगल, और पंजाब हरियाणा के बीच में इसको बनाया गया है। और इसके बाद हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जब हम बिजली का उत्पादन शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है वाटर लेवल फ्रॉम ग्राउंड, मतलब जमीन से वाटर का लेवल कितना है। जितना हम एच बढ़ाएंगे हमारा प्रेशर उतना मिलता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा चाहिए। टरबाइन को घुमाने के लिए जो पानी निकलता है नोजल से उसमें हाई प्रेशर होना चाहिए। जब तक हाई प्रेशर नहीं होगा टरबाइन का ब्लेड रोटेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे प्रमुख बात होती है कि आपका वाटर का लेवल कितना है। जितना हाई लेवल है उतना ज़्यादा फोर्स मिलेगा, उतना ज़्यादा बल मिलेगा टरबाइन को चलाने के लिए। तो जैसे आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, आपके छत के ऊपर जो टंकी लगी होती है उसमें अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर देखें, ग्राउंड फ्लोर पर नल को खोलेंगे तो बहुत तेज प्रेशर आता है, लेकिन वहीं टंकी के बगल में ही अगर नल को खोला जाए तो प्रेशर नहीं होता है, हाथ लगाएंगे तो चोट नहीं लगता है। लेकिन नीचे वाले नल, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर पर जो नल होता है उसके नीचे हाथ लगेगा, बहुत तेज फोर्स लगेगा। इसलिए यहाँ भी पानी का लेवल को बढ़ाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल सके। पानी जितना बढ़ेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम एच मतलब डैम की हाइट जितना बढ़ाएंगे, एच जितना बढ़ाएंगे हमें प्रेशर उतना मिलेगा। लेकिन एच बढ़ने का मतलब डैम की ऊंचाई बढ़ गई है, लेकिन ये पानी का भी एच बढ़ना चाहिए। मतलब ये छोटा एच होता है। पानी का लेवल क्या है? पानी का लेवल अगर इस डैम की ऊंचाई के बराबर है और ये डैम बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ पे हाई प्रेशर आपको टरबाइन के पास मिलेगा और टरबाइन बहुत तेजी से घूमेगा। जब टरबाइन बहुत तेजी से घूमेगा तो बिजली का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग पानी का लेवल बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर। दूसरा पॉइंट समझ गए, वाटर का लेवल हाई होना चाहिए। दूसरा वॉल्यूम ऑफ वाटर। मान लीजिए यहाँ पे पानी का स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचाई तक पानी हमने स्टोर करके रखा है, लेवल हाई है, और जब टरबाइन को हम स्टार्ट किए पानी आना शुरू हुआ तो पानी पीछे खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूअस पानी मिलते रहना चाहिए। पानी का स्रोत होना चाहिए कि कंटिन्यूअस पानी हमारे डैम के पीछे आता रहे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कम वॉल्यूम ऑफ वाटर रहेगा, पानी तुरंत खत्म हो जाएगा, टरबाइन बंद हो जाएगी आपकी। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। मान लीजिए गाड़ी की जो आपकी क्षमता है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है और आप चाहते हैं कि उससे 100 किलोमीटर पर आवर चलाएं तो नहीं चलेगा, संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर टरबाइन, मान लीजिए पानी बहुत ज़्यादा है, प्रेशर भी बहुत हाई है और टरबाइन ही छोटा सा लगा दिए हैं।
टरबाइन यहाँ पर छोटा सा लगा दिया है तो काम होगा नहीं होगा, इसीलिए टरबाइन का एफिशिएंसी भी अच्छा खासा होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, पानी के अकॉर्डिंग और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टरबाइन भी आपको छोटा से लेकर बड़ा तक लगाना होगा कि कौन सा टरबाइन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर होता है जिसपे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं और उससे बिजली का मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पीछे जो पानी का हम लेवल को बढ़ाते हैं, इसके अलावा पानी को इस पेन स्टॉक से, इसको पेन स्टॉक बोलते हैं, इसके द्वारा पानी को हम लोग यहाँ तक टरबाइन तक लेकर आते हैं, ठीक है। और ये टरबाइन पर फोर्स कराते हैं तो टरबाइन ऐसे घूमता है, जब टरबाइन घूमता है तो यहाँ से बिजली पैदा होती है, अल्टरनेटर के द्वारा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम बिजली पैदा करते हैं। ये जो पेन स्टॉक होता है 2 तरह का होता है, कंक्रीट और स्टील का बना होता है, कंक्रीट मतलब सीमेंट का और स्टील का बना होता है। इसके अलावा ये सर्ज टैंक है जिसमें हम लोग पानी को स्टोर करते हैं, 1 बाय 1 करके हम समझेंगे, यहाँ पर समझ लीजिए वीडियो में। ये सर्ज टैंक है जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है जब पानी का प्रेशर कम और ज़्यादा होता है उसको मेंटेन करने के लिए। ये एक्चुअली इसका नाम है ट्रेस रैक, जो बहुत सारे गंदगी पत्थर वगैरह या लकड़ी वगैरह आ जाते हैं उसको छानने के लिए इसको लगाया जाता है, जिसको हम लोग ट्रेस रैक बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये टरबाइन है आपका, यहाँ पे देखिए घूम रहा है बहुत तेजी से, यहाँ से पानी का फोर्स पड़ रहा है, घूम रहा है टरबाइन। और इसका जो शाफ्ट है, ये वाला जो शाफ्ट है, ये अल्टरनेटर के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये अल्टरनेटर बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिशियन में अल्टरनेटर वजह से जनरेटर भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरेटर के साथ जुड़ा होता है, अल्टरनेटर के साथ। और यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और इसकी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बढ़ाकर कहाँ भेजते हैं? पावर ग्रिड तक हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। और वहां पे स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज नहीं मतलब वहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पावर प्लांट हमारा काम करता है। ये ड्राफ्ट ट्यूब है, जब इधर से पानी निकलता है टरबाइन से तो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू टेलरेस तक चला जाता है, ठीक है। अब समझते हैं एक एक पार्ट को। एग्जाम के व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, इसको हम लोग समझते हैं, इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। पहला पॉइंट है, इसमें विद्युत ऊर्जा के लिए उच्च स्तर पर जल की कार्य क्षमता मतलब पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। मतलब डैम के पीछे हम लोग पानी के लेवल को जो बढ़ाते हैं ना, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि रुका हुआ चीज के पास अगर कोई ऊर्जा होती है, रुका हुआ चीज के पास अगर कोई ऊर्जा होती है, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है कि इसमें किसी नदी या झील पर बांध का निर्माण करके वाटर हेड या जल शीर्ष बनाया जाता है, ठीक है ना। नदी की पानी है, जा रही है कंटिन्यूअस, लेकिन उसके बीच में हम डैम बना देंगे तो पानी जो जा रहा था वो रुक जाएगा और उसका लेवल बढ़ना शुरू होगा। तो हम लोग जल शीर्ष मतलब जल के ऊंचाई, जल के हेड को हम लोग बढ़ा देते हैं, जिससे प्रेशर मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि ऊंचाई से गिरते हुए जलीय ऊर्जा, ऊंचाई से गिरते हुए जलीय ऊर्जा मतलब वाटर एनर्जी। पानी जो हम लोग बढ़ाए हैं, डैम बनाकर पानी की ऊंचाई को जो हम लोग बढ़ा दिए, पानी को जो स्टोर करके रखे हैं जमा करके, वो पानी के पास क्या है? वाटर एनर्जी है, जल ऊर्जा है। उसको हम लोग छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे? टरबाइन के पास छोड़ेंगे। तो यही लिख बोल रहा है कि ऊंचाई से गिरते हुए जलीय ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है, ठीक है। डैम बन गया बहुत ऊंचा, उसमें पानी को हम लोग स्टोर कर लिए, भर लिए, और पानी को पाइप के द्वारा हम लोग छोड़ते हैं, कहाँ तक? टरबाइन के पास छोड़ते हैं। और वहां पे फोर्स मारते हैं, पिचकारी देखे ना, पिचकारी जैसा फोर्स मारते हैं तो टरबाइन घूमने लगता है। तो टरबाइन क्या करता है? जलीय ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन घूमने लगता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। टरबाइन का शाफ्ट अल्टरनेटर को चलाती है। आपको पहले दिखाई वीडियो में कि टरबाइन का शाफ्ट था, किससे था? अल्टरनेटर से जुड़ा था। और अल्टरनेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अल्टरनेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और टरबाइन क्या करता है? टरबाइन वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टरबाइन से कभी भी बिजली नहीं पैदा होता, टरबाइन से क्या करता है? वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से किससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, नीचे रहेगा टरबाइन, हाइड्रो पावर प्लांट, अल्टरनेटर। तो बहुत सारे लोग टरबाइन मार देते हैं कि टरबाइन से बिजली पैदा होता है, ऐसा नहीं होता है। अल्टरनेटर से बिजली पैदा होता है। टरबाइन केवल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। किससे करता है? जल ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में मतलब वाटर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये कन्वर्जन जो होता है अल्टरनेटर उससे क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको? यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को, और उसको ट्रांसफर करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। कंस्ट्रक्शन कैसे इसका करते हैं? तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे डैम के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे डैम के बारे में। डैम क्या होता है?
देखिए पीछे ये जो एक नदी थी, ठीक है, नदी था पीछे, इसके ऊपर एक डैम बना दिया गया, ये वाला ऊपर, इसके ऊपर क्या बना दिया गया, डैम। डैम का कुछ शेप इस तरह का होता है, ठीक है। आप कभी जाइएगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के पास, बहुत जगह भारत में है, आप जाइएगा तो देखिएगा डैम ऐसे ये इंक्लाइन शेप में बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे डैम की ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं। डैम की ऊंचाई कैसे हम लोग करते हैं, एच। एच क्या है, डैम का ऊंचाई, और कहाँ से, ग्राउंड लेवल से, जो ग्राउंड लेवल है वहां से डैम की ऊंचाई है, और जो पानी की ऊंचाई होती है वो छोटा एच से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो डैम की ऊंचाई से हमको मतलब नहीं होता है, डैम की ऊंचाई से हमको मतलब नहीं होता है, किससे मतलब होता है, पानी की ऊंचाई से हमको मतलब होता है। मान लीजिए डैम बहुत बड़ा कर दिए, यहाँ तक डैम बना दिए, यहाँ तक डैम बना दिए, और पानी ही पीछे नहीं है, तो कोई फायदा है, नहीं फायदा है। पानी का ऊंचाई कितना उसको देखा जाता है, ठीक है। तो डैम, सबसे पहले डैम बनाया जाता है। डैम क्या करता है, नदी के ऊपर बनाया जाता है, और ये करता है पानी को रोकने के लिए इसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसका हिंदी देखेंगे तो नदी जल को इकट्ठा करने के लिए तथा उसके शीर्ष को, वाटर का लेवल को बढ़ाने के लिए हम डैम का निर्माण करते हैं, और ये किसका बना होता है, कंक्रीट का बना होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, मतलब पानी को जमा करने का जो जगह होता है, इसको रिजर्वायर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पीछे है ना पानी का स्टोरेज, जो पानी हम लोग जमा करके रखे हैं, इकट्ठा करके, इसको रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, 2 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है हमारा फोरवे। फोरवे एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो मान लीजिए डैम हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का डैम बना हुआ है ऐसे, और यहां से मान लीजिए हम पानी को निकालते हैं, यहां से पानी को निकालते हैं, लेकिन निकाल कर डायरेक्ट हम टरबाइन तक नहीं ले जाते, यहाँ पे एक और छोटा सा स्टोरेज बनाते हैं, यहाँ पे और एक छोटा सा स्टोरेज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बना हुआ है, ये छोटा सा एक और स्टोरेज है, और इस स्टोरेज में बहुत सारे पेन स्टॉक, 3 से 4 पेन स्टॉक हम लोग बाहर निकालते हैं। जैसे ये मान लीजिए पहला पेन स्टॉक है जो बाहर निकला है, और ये दूसरा पेन स्टॉक है जो बाहर निकला हुआ है, और यहाँ पे जो टरबाइन लगी होती है आपकी, ये जो टरबाइन है, यहाँ पे हम लोग अलग अलग पेन स्टॉक से फोर्स कराते हैं। मतलब मान लीजिए 2 नोजल से यहाँ पे पानी का फोर्स कराएंगे तो टरबाइन घूमेगा। तो फोरवे के पास एक पानी का स्टोरेज बनाते हैं, छोटा सा स्टोरेज होता है। यहाँ से एक पेन स्टॉक, मतलब एक पेन स्टॉक या एक से ज्यादा पेन स्टॉक को हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। सिंगल पेन स्टॉक रहेगा तो भी चलेगा, डबल है तो भी चलेगा, मतलब यहाँ पे हम मल्टीपल पेन स्टॉक लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो पानी का स्टोरेज है, ये यहाँ से जब प्रेशर को कम ज्यादा होता है उसको ये मेंटेन कर लेता है, ठीक है। इसके बारे में अगर समझे हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझ लीजिए कि द फोरवे इज द रेगुलेटिंग रिजर्वायर विच स्टोर वाटर अंडर रिड्यूस लोड कंडीशन एंड प्रोवाइड वाटर व्हेन द लोड इंक्रीज। बोलता है कि जो फोरवे होता है एक पानी का स्टोरेज है, छोटा सा स्टोरेज है जो रिजर्वायर का काम करता है, और पानी के प्रेशर को कम या ज्यादा करता है। जब पानी की ज्यादा जरूरत हो एक्स्ट्रा दे देता है, जब पानी का जरूरत नहीं हो तो अपने पास रख लेता है, मतलब यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास स्लिप वे। स्लिप वे क्या होता है समझिए, यहाँ पे फोटो देखिए। जब बरसात के दिन में जब बरसात होती है तो क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा नदियों में आती है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आने की कंडीशन में अगर आप डैम बनाकर रखे हुए हैं और पानी के निकलने का कहीं जगह नहीं होगा तो क्या होगा, बांध टूटेगा, और जब ये टूट जाएगा तो यहाँ पे लाखों लीटर पानी का स्टोरेज होता है, अरबों लीटर कह सकते हैं। और ये जब डैम ब्रेक कर जाएगा तो बाढ़ के समय पूरा तबाही मचा देगा, जिला के जिला, राज्य के राज्य डूब जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लिपवे बना के रखते हैं। यहाँ पे गेट रहता है, बहुत सारा गेट रहता है, मतलब 20-30 गेट होता है, और इसको बाढ़ के समय में जब पानी ज्यादा हो जाता है, इसके ऊपर तक पानी आ जाता है, इसको खोल दिया जाता है। जब पानी ये खुलता है, गेट खुलता है, तो पानी बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक फाटक खोल दिया गया सोन नहर का, या कोई भी बड़ा डैम उसका सुनते होंगे कि आप लोग फाटक खुला है। नेपाल में जिससे बाढ़ आती है, बिहार में, तो नेपाल में 4 गेटें खोल दी गई है। यही गेट होता है जहां से खोलने से पानी बाहर निकलता है, इसको स्लिपवे बोलते हैं। एक्चुअली ये हमेशा बंद रहता है, और साइड से पाइप निकाल कर हम लोग टरबाइन को चलाते हैं, लेकिन पानी ज्यादा होता है तो इस गेट को खोल दिया जाता है। समझ गए, तो स्लिपवे के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेस रैक। ट्रेस रैक क्या होता है, देखिए इस तरह का जालीनुमा आपको दिखाई देता होगा। ये एक्चुअली क्या होता है कि पानी में बहुत सारे जानवर मरे हुए मिल जाते हैं, लकड़ी होते हैं, गंदगी बहुत सारी होती है, तो उसको अगर हम लोग
पेन स्टॉक से हम टरबाइन तक भेज देंगे तो टरबाइन का ब्लेड खराब हो जाएगा। मान लीजिए पंखा घूम रहा है, घूमते घूमते उसमें कोई कागज ढूक जाता है, कुछ भी ढूक जाएगा तो पंखा का ब्लेड टूट जाएगा। उसी तरह से नदी के जल में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, उसको अगर हम लोग नहीं रोकेंगे तो टरबाइन के ब्लेड को खराब कर देगा, जो पेन स्टॉक है उसको जाम कर देगा। उसी को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, ये नदी है, नदी का पानी में यहाँ पे ट्रेस लगा हुआ है, जालीदार एक लोहे का ग्रिल लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, जिससे अशुद्धियों को हम लोग रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने सर्ज टैंक। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्ज टैंक। सर्ज टैंक क्या होता है समझिए। यहाँ पे सर्ज टैंक एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए पाइप है जहां से पानी जा रहा है, ठीक है, इसको पेन स्टॉक हम लोग बोलते हैं। ये पानी इसमें जा रहा है, लेकिन इसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सा देखिए टावर जैसा लगा हुआ है। एक्चुअली ये हैलो है, मतलब अंदर ये खाली है और इसमें पानी भरा रहता है, ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होता है कि जो पेन स्टॉक से पानी जाती है, चित्र बना के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये डैम हो गया, ठीक है, और डैम से ये पानी टरबाइन तक हम लोग ले जाते हैं ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए टरबाइन लगा हुआ है आपका। लेकिन ऐसा कंडीशन आता है कभी कभी कि टरबाइन हमको उतना बिजली नहीं चाहिए, बिजली कम चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग टरबाइन के पानी को बल्ब द्वारा कंट्रोल करते हैं, मतलब जो पेन स्टॉक में पानी जा रहा था उसको हम लोग कम करेंगे, रेगुलेट करेंगे, तो पानी का जो प्रेशर होगा बैक मारेगा, बैक आएगा तो यहाँ पे एक सर्ज टैंक लगा देते हैं कि बैक प्रेशर जब आता है तो इसके अंदर चला जाता है, जिससे ये डैम जो है आपका, ये डैम जो बना हुआ है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, डैम को टूटने से ये बचा देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि डैम के पीछे भौरा बन जाता है, गोल गोल पानी में होता है ना, घूमने लगता है पानी और बीच में खाली हो जाता है, तो भौरा बोलते हैं हम लोग ऐसे हिंदी में। अब उसमें क्या होता है, एयर हो जाता है। एयर के समय में क्या होगा कि पानी जाएगा ही नहीं जाएगा तो टरबाइन ऐसे घूम नहीं सकता, टरबाइन पे इफेक्ट आएगा, उसके एफिशिएंसी पे इफेक्ट आएगा। तो उस समय ये सर्ज टैंक से पानी को फ्लो दे दिया जाता है, मतलब सर्ज टैंक में जो पानी स्टोर होता है वो इधर से जाना शुरू हो जाता है। तो ये जो भौरा बनता है ये 2-3 सेकंड या 10 सेकंड के लिए होता है, तब तक ये इससे संभाल लेता है, ठीक है। तो दो काम करता है टैंक, सर्ज टैंक पेन स्टॉक के प्रेशर को मेंटेन करता है, दूसरा डैम को टूटने से बचाता है, डैम को कोई नुकसान ना हो उससे ये बचा लेता है, और पानी का जो प्रवाह होता है, पानी के जो फ्लो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? सर्ज टैंक, ठीक है। पे देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है क्या, अचानक पानी को पेन स्टॉक में छोड़ने पे प्रेशर दबाव के कारण पेन स्टॉक फट सकता है। पेन स्टॉक के नुकसान को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्ज टैंक लगाते हैं। देखिए ये जो पाइप था, पाइप में डैम से जब पानी हम छोड़ेंगे तो पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है, और अचानक से पानी को छोड़ेंगे तो प्रेशर के कारण ये डैम जो पेन स्टॉक है फट सकता है, क्योंकि वहां पे जो टरबाइन के पास नोजल लगा होता है, नोजल सारा पानी को बाहर नहीं फेंकेगा, वो कुछ पानी को रोक लेता है, तो बैक प्रेशर मारेगा, उस समय ये पेन स्टॉक फट ना जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेन स्टॉक ये सर्ज टैंक लगा देते हैं, जिसमें प्रेशर रिलीज होता है, पानी जाकर धक से इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जल की आवश्यकताओं में अचानक आने वाले परिवर्तन को अवशोषित करता है। वही बताया आपको ना, भौरा बन जाता है, कभी कभी पानी नहीं आता, उस समय इसमें से पानी हम लोग इसमें पाइप में छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है आपके सामने पेन स्टॉक, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, पेन स्टॉक का, वही पेन स्टॉक। देखिए पेन स्टॉक कितना बड़ा होता है, सीढ़ी लगाकर इस पे चढ़ के मैकेनिक से रिपेयर कर रहा है। आप लोगों को पेन स्टॉक मतलब एक पाइप समझ रहे हैं, पाइप नहीं होता है, उसमें गाड़ी छोटा मोटा जो कार और होता है ना वो घुस सकता है आराम से, इतना बड़ा होता है। आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम, ये सीढ़ी लगाकर इस पे चढ़ा है, फिर भी देखिए कितना छोटा दिख रहा है। ये पेन स्टॉक है, पाइप है, और देखिए पीछे कहां से आ रहा है, ऊंचाई से आ रहा है ना, बहुत ऊंचाई से इसको नीचे जमीन स्तर पर लाया जाता है जहां पर टरबाइन लगा होता है, ठीक है। तो पेन स्टॉक क्या होता है, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है कि जल के वाल्व हाउस से जो जल होता है पानी, वहां से पानी को कहां से ले जाता है, वाल्व हाउस से ले जाता है, कहां पे, टरबाइन हाउस तक, टरबाइन के पास तक ले जाता है। ये किसका बना होता है, स्टील का या कंक्रीट का बनाता है, बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक बोलते हैं। देखिए समझेंगे यहाँ पे टेल रेस क्या होता है। तो जो डैम बनता है वो नदी के ऊपर बनता है, डैम कहाँ बनता है, नदी के ऊपर बनता है, लेकिन जो टरबाइन होता है वो नदी से कहीं दूर लगा होता है। पानी को हम पाइप के द्वारा कहीं साइड में ले जाते हैं, टरबाइन को तो नदी में नहीं लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते हैं।
डैम को बनाकर पानी का स्टोरेज कर लिया और पाइप से हम लोग कहीं और ले जाते हैं, ठीक ना, और वहां पे टरबाइन को लगाकर टरबाइन को घुमाते हैं। जब नोजल से पानी टरबाइन को घुमाती है, नोजल का पानी टरबाइन को घुमाती है, इसके बाद जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको जगह चाहिए जाने के लिए, तो जगह देते हैं हम लोग और उस पानी को एक जगह पे स्टोर करते हैं। मतलब क्योंकि नदी है नहीं यहाँ पे, जहाँ पर टरबाइन लगा वहाँ नदी नहीं होता है, तो एक छोटा सा तालाब बना देते हैं कि जो टरबाइन से पानी निकलेगा इसमें स्टोर हो जाएगा। कहाँ स्टोर हो जाएगा? इसमें स्टोर हो जाएगा। और इस झील के पानी को फिर हम लोग यहाँ से एक रास्ता देते हैं, किसमें? नदी में मिलाने के लिए। ये नदी है ना, नदी सीधे से आ रही है, ठीक है, वहां पर डैम बनकर अब यहाँ ये पानी को हम लोग फिर नदी में यहाँ पर मिला देते हैं। समझ गए? कभी कभी क्या करते हैं कि बिजली तो पैदा हो रहा है, इसको रोक नहीं सकते हैं और बिजली को स्टोर नहीं कर सकते, स्टोरेज करना काफी महंगा हो जाता है। तो टरबाइन घूम रहा है और बिजली आपको चाहिए नहीं, ठंडा का दिन है और बिजली किसी को नहीं चाहिए, सब लोग अपना फैन और लाइट सब ऑफ करके सो रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे पंप लगा दिया जाता है। पंप लगाकर यहाँ पे मोटर चालू कर दिया जाता है और पानी को फिर पीछे डैम में भेज दिया जाता है, क्योंकि बिजली को स्टोर नहीं कर सकते तो पानी का ही लेवल को हम लोग बढ़ाने लगते हैं। तो टेल रेस से दोबारा से पानी हम लोग पीछे करते हैं। काम कब करते हैं? जब रात में सभी लोग सो जाते हैं, लाइट पंखा सब ऑफ हो जाता है, ऑफिस बंद हो जाती है, उस समय किसी को बिजली नहीं चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जिसका जो उत्पादन हो रहा है एक्स्ट्रा होता है, तो पंप के द्वारा पंप स्टार्ट कर देते हैं और इसके पानी को हम लोग वापस पीछे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा जो तालाब बनता है टेलरेस बोलते हैं, उस टेलरेस के पानी को फिर हम लोग नदियों में मिला देते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ड्राफ्ट ट्यूब है। ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है इसको समझिए। ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है? तो देखिए यहां से ये टरबाइन है, यहाँ पे ये टरबाइन घूम रहा है, ठीक है, टरबाइन घूम रहा है, तो जो पानी है तो पानी वहां से निकलेगा और पानी निकलेगा तो एक पाइप इसके नीचे लगा दिया जाता है। टरबाइन के नीचे इस तरह का एक पाइप होता है जो कहां तक जाता है? टेलरेस तक जाता है। टरबाइन के पानी को ले जाने के लिए जिस पाइप को हम लोग लगाते हैं, टरबाइन के पानी को ले जाने के लिए जिस पाइप को हम लोग लगाते हैं उसको ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं। और ये ड्राफ्ट, तो यहां से पानी यहां तक कैसे आएगा? तो एक ट्यूब को लगाते हैं, एक पाइप को लगाते हैं जिसका नाम होता है ड्राफ्ट ट्यूब। समझ गए? काफी इजी प्रश्न आता है, ड्राफ्ट ट्यूब से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है पावर हाउस। पावर हाउस क्या होता है भाई? तो पावर हाउस उसको बोलते हैं जहां पे टरबाइन होता है, जहां पे अल्टरनेटर होता है, जहां पे ट्रांसफार्मर लगा होता है और वहां पे बिजली का उत्पादन शुरू हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। ये है पावर हाउस। देखिए यहाँ पे सारा काम है, यहां से पानी आया टरबाइन वाला, सॉरी ये पानी आया टरबाइन को चलाने के लिए पेन स्टॉक से पानी आता है, ये टरबाइन है, टरबाइन यहाँ पे घूमता है और इसका जो शाफ्ट होता है किससे लगा होता है? अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर घूमता है तो बिजली पैदा होता है और बिजली को कहाँ भेजते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास हम लोग भेज देते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा के कहाँ भेज देता है? पावर ग्रिड के पास। पावर ग्रिड के पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? पावर हाउस में। सारा जो पार्ट्स होते हैं, टरबाइन, अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, ये सारे पावर हाउस के अंदर में लगे होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक टरबाइन लगा होता है, लगा हुआ टरबाइन। पेन स्टॉक द्वारा प्राप्त तेज धारा को नोजल द्वारा टरबाइन के ब्लेड पर फोर्स कराया जाता है, ठीक है। नोजल द्वारा टरबाइन के ब्लेड पर हम लोग पानी का फोर्स कराते हैं, जिससे टरबाइन बहुत तेजी से घूमता है। टरबाइन के शाफ्ट अल्टरनेटर से जुड़े होते हैं। टरबाइन के शाफ्ट क्या होते हैं? अल्टरनेटर से जुड़े होते हैं। शुरू में आप लोगों ने देखा होगा टरबाइन शाफ्ट द्वारा अल्टरनेटर को घुमाया जाता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा, जब टरबाइन घूमता है और टरबाइन का शाफ्ट किससे जुड़ा होता है? अल्टरनेटर से। ऐसे नीचे टरबाइन, ऊपर अल्टरनेटर, ये टरबाइन का शाफ्ट है, ऐसे घूमेगा तो जो यांत्रिक ऊर्जा होता है किस में कन्वर्ट होता है? किस में होता है? विद्युत ऊर्जा में। तो वही लिखा हुआ है कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है और हमें विद्युत की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला है टरबाइन। तो यहाँ पर हम लोग टरबाइन पढ़ेंगे। तो मुख्यतः टरबाइन दो तरह की। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग टरबाइन, क्योंकि बार बार टरबाइन नाम आ रहा है यहाँ पे। टरबाइन होता क्या, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए टरबाइन चलाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। या तो हवा से, मतलब एयर से हम लोग टरबाइन को चला सकते हैं, दूसरा पानी से चला सकते हैं, तीसरा स्टीम जो होता है ना, वाटर का वेपर, उससे चला सकते हैं। तो तीन चीजें है जिससे टरबाइन चलता है। गैस हो सकता है, वाटर हो सकता है और एयर हो सकता है। इसी तीनों से हम लोग टरबाइन को चलाते हैं।
और ये देखिए यहाँ पे टरबाइन का ये शाफ्ट है, नीचे टरबाइन लगा हुआ है। देखिए ये सब जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ये सब नोजल है। ये नोजल का जो फोर्स मारता है, पानी का फोर्स चारों तरफ से मारता है और टरबाइन को घुमाता है। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे ये टरबाइन का ब्लेड है, ठीक है, और ये शाफ्ट है किसका, टरबाइन का। जो ये अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। जब ये टरबाइन घूमेगा तो अल्टरनेटर का शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 बाई 1 करके समझते हैं कि टरबाइन क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम जो आपको बता रहे थे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि टरबाइन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। टरबाइन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। पहला जो टरबाइन होता है इसको हम इंपल्स टरबाइन बोलते हैं, आवेग टरबाइन। क्या बोलते हैं, इंपल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन। तो इंपल्स मतलब किसी के इंपल्स के द्वारा, आवेग के द्वारा उसको चलाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये नोजल है, ठीक है, नोजल से हम लोग पानी को इस टरबाइन के ब्लेड पर फोर्स कराते हैं तो टरबाइन ऐसे घूमना शुरू कर देता है। तो जैसे टरबाइन ऐसे घूमता है तो इसका शाफ्ट ऐसे घूमना शुरू कर देता है। जब शाफ्ट ऐसे घूमना शुरू करता है तो इससे यहाँ पर अल्टरनेटर लगा रहता है, ठीक है। तो नोजल द्वारा पानी का फोर्स हम लोग कराते हैं टरबाइन पे, जिसको बोलते हैं इंपल्स टरबाइन, ठीक है। दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। ये रिएक्शन टरबाइन जिसको प्रतिक्रिया टरबाइन बोलते हैं। ये कैसा होता है, बचपन में मेला गए होंगे आप लोग, मेला में वो घुमाते हैं ना चरखी, 2-3 रुपए में बोलता है, जो पन्नी का बना हुआ चरखे से हवा के सामने रखते हैं तो घूमने लगता है। तो क्या करता है, हवा के साथ वो रिएक्ट करता है तो उसका जो सर्किल होता है वो घूमना शुरू कर देता है, चरखी घूमना शुरू करता है। बचपन में हम लोग करते होंगे। उसी का सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि पानी को हम लोग उसी के ऊपर गिराते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसका जो ब्लेड है ऑटोमेटिक घूमने लगता है। इसमें नोजल लगा रहता है, देखिए नोजल में लगा है ना इसमें नोजल, लेकिन रिएक्शन टरबाइन में नोजल नहीं होता है। उसका बनावट ही ऐसा रहता है कि वो टरबाइन के ब्लेड को घुमा देता है। हैवी वाटर का फ्लो करा देते हैं जिससे उसका ब्लेड पे बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है, मतलब फोर्स का, और उसका शाफ्ट घूमना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ से नोजल के फोर्स से घुमाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंपल्स में नोजल होता है और रिएक्शन में नोजल नहीं होता है, ठीक है। आगे 1 बाई 1 करके हम लोग समझते हैं कि इंपल्स टरबाइन क्या होता है। तो यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट है समझने वाली। ऐसा टरबाइन जिसमें नोजल द्वारा पानी या भाप को तेज गति के साथ टरबाइन के व्हील पे या बकेट पे, वेन पे प्रवाहित करते हैं, जिससे इसका जो शाफ्ट है घूमना शुरू कर देता है। देखिए नोजल लगा हुआ है, नोजल के थ्रू हम पानी को फोर्स कराते हैं उसके ब्लेड पे या बकेट पे, तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। जिसके परिणामी वेग द्वारा टरबाइन घूमने लगता है। ऐसे फोर्स करेंगे, पानी मारेंगे तो उसका जो व्हील होता है घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जो काम करता है न्यूटन के सेकंड लॉ पर काम करता है, प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन पे काम करता है। और इसमें अगला पॉइंट है कि टरबाइन से लगा हुआ रोटर दूसरे सिरे पे एक बहुत बड़े अल्टरनेटर के साथ जुड़ा रहता है और इससे गतिज ऊर्जा मिलती है। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो बहुत बार बताया हमने। आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे नोजल। नोजल क्या होता है भाई, नोजल बार बार देख रहे हैं, तो नोजल क्या करता है समझिए। यहां पे पानी जब पेन स्टॉक से आता है, पानी को हम लोग जो बड़ा वाला पाइप से हम लोग पानी को मंगाते हैं टरबाइन तक, तो डायरेक्ट हम नहीं छोड़ देते हैं, उससे पहले एक नोजल लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये है ना नोजल। और नोजल क्या होता है, पीछे बहुत बड़ा होता है। देखिए इधर पीछे बहुत बड़ा है और इधर पतला होता जाता है। और यहाँ पे पतला जगह पे जब हम लोग पानी को छोड़ेंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, क्योंकि पानी को हम दाब दिए हैं तो प्रेशर बढ़ेगा और वेलोसिटी भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर और वेलोसिटी बढ़ाकर टरबाइन को ब्लेड पर एकदम खतरनाक फोर्स मारते हैं। अगर इसके फोर्स, इसके पानी के सामने आप खड़े हो जाएगा तो आपका बॉडी चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा, बड़ा बड़ा दीवार को तोड़ सकते हैं, इतना हाई प्रेशर होता है, समझ लीजिए। तो वहीं लिखा हुआ है कि बकेट पर तेज गति से पानी डालने के लिए हम लोग नोजल का प्रयोग करते हैं, जो स्थिर रूप से लगा रहता है। ये हिलता डुलता नहीं है, ये घूमता है, एक ही जगह खड़ा स्थिर रहता है, ठीक है। दूसरा, इंपल्स आवेग टरबाइन के इनलेट में केवल गतिज ऊर्जा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो टरबाइन लगा हुआ है, तो यहाँ से जो पानी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा है। पानी के काइनेटिक ऊर्जा को ये टरबाइन ऑब्जर्व करता है, लेता है और उससे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। नोजल भी 2 तरह का होता है। देखिए यहाँ पे नोजल 2 तरह का, एक कन्वर्जेंट नोजल बोलते हैं जिसको अभिसरण नोजल कहते हैं, दूसरा होता है
कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, अभिसरण और पृथक नोजल। यहाँ पर देखिए जो इस तरह का बना होता है, इधर से पानी जा रहा है, देखिए इधर से पानी जा रहा है, ऐसे बना होता है और इधर पतला हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट नोजल। यही इंपल्स टरबाइन में लगा होता है। ये वाला नोजल कहाँ लगा होता है, इंपल्स टरबाइन में, ये वाला टरबाइन में। एक नोजल होता है इधर से फ्लूइड जा रहा है, देखिए ये फ्लूइड जा रहा है और बीच में ये पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है और फिर इधर बढ़ जाता है, इधर फिर बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। ये एक्चुअली एरोप्लेन में लगा होता है, वहां पे हम लोग ना वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं कि फ्लूइड को स्प्रे करा दें। लेकिन ये हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, इंपल्स टरबाइन में ये वाला नोजल लगता है, कन्वर्जेंट नोजल लगता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एरोप्लेन वगैरह में लगाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोजल क्या करता है, प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को बढ़ा देता है। नोजल क्या करता है, प्रेशर को और वेलोसिटी को दोनों को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, देखिए इधर से पानी जा रहा है और यहाँ मुंह छोटा कर दीजिएगा तो क्या होगा, एक तो बहुत पानी ज्यादा जा रहा था और मुंह को छोटा कर दिए तो पीछे का जो प्रेशर था क्या बढ़ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर दबाव देगा, ये पतले वाले जगह पर दबाव दिया कि हम निकलेंगे। दूसरा वेलोसिटी, अब तेज रफ्तार से रहा था बहुत पतला कर दीजिएगा तो और तेज होकर फोर्सिंग मारेगा, है ना। पिचकारी देखते हैं दाबते हैं ऐसे तो उसका जो पतला वाला क्षेत्र तो उससे बहुत दूर तक जाता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी से पानी निकलना शुरू कर देता है। अगर उसको मुंह को बड़ा कर दिएगा तो पानी दूर न जाकर बगल में गिरना शुरू कर देगा, मतलब ज्यादा उसको लॉन्ग तक हम लोग नहीं फोर्स करा सकते हैं। तो वेलोसिटी और प्रेशर दोनों को बढ़ा देता है। और पंप जो होता है केवल प्रेशर को बढ़ाता है। पंप क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। पंप क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोटर को हम लोग अपने घरों में चालू करते हैं, है ना, आपके घर में मोटर लगा हुआ पानी के टंकी को भरने के लिए, तो मोटर जो चालू होता है तो उसमें से वो क्या करता है, पानी को भेजता है कहाँ पे, टंकी में। तो क्या करता है, पानी के प्रेशर को बढ़ा रहा है, पानी इंच हाइट को बढ़ा रहा है। जब इंच बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पंप स्टार्ट करते हैं हम लोग, पानी के प्रेशर को हम लोग बढ़ा देते हैं टंकी में डालकर, और वही जब हाई प्रेशर पर पानी को हम लोग स्टोर करके कहाँ रखते हैं, छत के ऊपर। जब नीचे नल खोलते हैं तो बहुत पानी तेजी से हमारे यहाँ आने लगता है, लेकिन जब प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, आपका जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर है, मोटर के बगल में टंकी लगा के रखे हुए हैं, तो क्या उसमें से नल से पानी हम पहुंचा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पर? नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसका जो हाइट है कम है, प्रेशर कम है। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे, किसके द्वारा बढ़ाएंगे हम लोग, पंप के द्वारा प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज होता है जिसका नाम है विक्स गेट। विक्स गेट क्या होता है, तो ये क्या करता है, प्रतिक्रिया टरबाइन में लगा होता है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से सीरीज में बहुत सारे गेट को लगाया जाता है ऐसे, और इसके बगल से पानी को भेजा जाता है, इसके बगल से पानी जाता है ऐसे ऐसे, पानी यहाँ निकलेगा और बीच में ये साफ लगा हुआ है। जब पानी चारों तरफ से ऐसे हम लोग डालते हैं तो ये जो साफ होता है घूमना शुरू कर देता है। देखिए कितना बड़ा विक्स गेट होता है, ये देखिए दो छोटा छोटा मैकेनिक्स लोग विक्स गेट को लगा रहा है, देखिए कितना छोटा और ये कितना बड़ा होता है। ये कहाँ लगा रहता है, ये रिएक्शन टरबाइन में लगाता है, प्रतिक्रिया टरबाइन में लगा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जो मेला में जो चरखी होता है ना, जो चरखी गोल वाला, और चरखी के जो बीच में जो वो डैने होते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं, जो रिंग मतलब स्कोप बोलिए, जो चरखी होता है, चरखी के बीच में जो चारों तरफ से लगे रहते हैं रिंग स्कोप, वही स्कोप है ये। तो वो जो चरखी होता है मेला वाला, उसके बीच से हवा जाता है तो क्या करता है, वो घूमना शुरू कर देता है। उसी तरह ये विक्स गेट से जब पानी इधर जाता है तो रिएक्ट करता है, रिएक्शन फोर्स आता है और टरबाइन के शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देता है। इसके लिए काम आता है। तो हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा, इसे सीरी में संयोजन करते हैं। दूसरा है, यह प्रतिक्रिया टरबाइन में पानी के बहाव को नियंत्रित करता है, पानी को चारों डायरेक्शन से गिराता है, जिससे रिएक्शन टरबाइन घूमना शुरू कर देती है। आगे हम दिखाएंगे आपको। हमारे पास अगला पॉइंट है ब्रेकिंग जेट। ब्रेकिंग जेट क्या होता है, तो देखिए जब टरबाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं, टरबाइन जब घूमना शुरू होता है तो टरबाइन पता है कितना बड़ा होता है, एक घर के बराबर होता है। एक बहुत बड़ा मतलब टरबाइन होता है, एक घर मतलब एक अच्छा खासा 3 BH का फ्लैट होता है, उतना बड़ा टरबाइन होता है। तो क्या उसको हम लोग हाथ से रोक सकते हैं? कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, और उसको रोकना हो, छोड़ दीजिएगा ऐसे तो 24 आवर्स चलता रहेगा, तब जाकर रुकेगा। तो टरबाइन में अगर कोई खराबी आ गया, अचानक से कोई इमरजेंसी आ गया, टरबाइन को रोकना होगा, शट डाउन करना होगा, उसके लिए हम लोग ब्रेकिंग जेट लगाते हैं। किसके लिए? टरबाइन को रोकने के लिए। तो जैसे नोजल से इधर से हम पानी फोर्स कराते हैं किस पे, टरबाइन के ब्लेड पे,
उसी तरह इधर से एक ब्रेकिंग जेट लगा देते हैं। इधर से पानी हम लोग देते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए, नोजल से हाई प्रेशर और हाई वेलोसिटी के साथ फोर्स कराते हैं टरबाइन के ब्लेड पर और टरबाइन घूमना शुरू होता है। तो टरबाइन मान लीजिए क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो ब्रेकिंग जेट से हम लोग पानी उल्टा दिशा में बहाव कराते हैं। इधर से पानी को बंद कर देंगे नोजल वाला, और इधर से पानी उल्टा दिशा में, टरबाइन इधर घूम रहा है उसके विपरीत दिशा में फोर्स कराते हैं पानी को, किसके द्वारा? ब्रेकिंग जेट के द्वारा, जिससे टरबाइन तुरंत रुक जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ब्रेकिंग जेट का प्रयोग करते हैं टरबाइन को स्पीड को रोकने के लिए या टरबाइन को पूरी तरह से शट डाउन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है केसिंग। केसिंग किसको बोलते हैं? देखिए, टरबाइन जब घूमता है, पानी जब पड़ता है टरबाइन के ब्लेड पे, तो टरबाइन घूमता है तेजी से। जब टरबाइन घूमेगा तो जो पानी है, पानी का बिखरा होगा, ऐसे ऐसे पानी चारों दिशा में बिखरेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत बड़ा एक फुहारा बन जाएगा। वहाँ पे काम करने वाले लोग डिस्टर्ब होंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा टरबाइन को ऑपरेट करने में। तो हम लोग क्या करते हैं? टरबाइन को ढक देते हैं, ऐसे टरबाइन को हम लोग ढक देते हैं। ये जो ढकते हैं टरबाइन को ना, इसी को हम लोग केसिंग बोलते हैं। टरबाइन को जिस स्ट्रक्चर के अंदर में बंद करके रखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केसिंग बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। और सॉरी, केसिंग क्या करता है? एक पानी को बिखराव से रोकता है और एक पैसेज देता है पानी को बाहर निकलने के लिए, ठीक है। पानी इधर उधर बिखर रहा था, उसको रोक दिया और एक जगह से पानी को बाहर निकाल देगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और पानी जो निकल रहा था कहाँ जाता है? ड्राफ्ट ट्यूब में जाता है। अब समझिए यहाँ पे पावर ऑफ टरबाइन। पावर ऑफ टरबाइन क्या होता है? यहाँ पे एक बार में समझा देते हैं आपको हम। यहाँ पे देखिए, पावर ऑफ टरबाइन की बात करें तो WQH होता है। W क्या होता है? तो W स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है, जो 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो W तो कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है हर जगह, हम इतना ही लिखेंगे। अब Q क्या होता है? Q क्या होता है? ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, मतलब कितना पानी हम दे रहे हैं टरबाइन को, उसको हम किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में हम लोग लिखते हैं। किसको? वॉल्यूम को, कितना पानी जा रहा है उसको किस में लिखते हैं? मीटर क्यूब पर सेकंड में। और ये क्यू हो गया, जिसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं। पानी क्या करते हैं? डिस्चार्ज करते हैं ना। और एच क्या होता है? हेड होता है। एच क्या होता है? हेड होता है, जिसको हम लोग मीटर में लिखते हैं। हेड मतलब ऊंचाई, पानी का ऊंचाई। जैसे यहाँ पे बता रहे थे ना, ये डैम हो गया और डैम के पीछे ये पानी है, तो पानी कितना ऊंचा है उसको दर्शाते हैं हम लोग एच से, ठीक है। तो पानी कितना ऊंचा है, तो इसको हम लोग एच से दर्शाएंगे। वैसे छोटा एच लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा एच लिखा हुआ है, तो बड़ा एच समझ लीजिए, पानी की ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। तो तीन चीजें आपको पता चल गया। अगर W तो पहले से पता है 9.8 टन होता है। अगर हम डिस्चार्ज पता चल जाएगा, पानी का फ्लो रेट कितना है और पानी की ऊंचाई कितना है, अगर ये पता चल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि आपके टरबाइन से कितना पावर निकलेगा, कितना पावर वाला टरबाइन है, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि टरबाइन छोटा लगाना है कि बड़ा लगाना है, पता कैसे चलता है? टरबाइन को कहीं पे लगाना होता है, मान लीजिए कहीं पे हम डैम बना दिए, वहां पर टरबाइन कौन सा लगाएंगे? छोटा लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? किप्लॉन लगाएंगे, पेल्टन लगाएंगे कि फ्रांसिस लगाएंगे, कौन सा टरबाइन लगाएंगे? तो कैसे करते हैं हम लोग? पावर निकाल लेते हैं कि हमारे पास क्यू मतलब पानी का वॉल्यूम कितना है, पानी का डिस्चार्ज कितना है, पानी कितना आ सकता है। दूसरा, पानी का ऊंचाई कितना है। मान लीजिए ऊंचाई कम है तो फ्रांसिस लगा देंगे, केप्लॉन लगाएंगे। पानी का ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो हम लोग कौन सा टरबाइन? इंपल्स टरबाइन वहां पर लगा देंगे। तो पानी का ऊंचाई कितना है और पानी का डिस्चार्ज कितना है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा टरबाइन हमको लगाना है। समझ गए? अब यहाँ पर लिखा है कि टोटल डिस्चार्ज, नोजल से कितना पानी बाहर आ रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो जो Q होता है, Q का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू एरिया। Q का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू एरिया। किसका एरिया? ये जो नोजल है ना, नोजल का एरिया। नोजल का एरिया कितना है? कौन सा? पीछे वाला नहीं, ये आगे वाला, इसका एरिया कितना है? तो V इंटू क्या कर देंगे? एरिया क्या होता है? π/4। किसी सर्कुलर जो गोल जो आकृति होती है उसकी एरिया क्या होता है? π/4 इंटू d²। तो d इसका पता कर लेंगे, इसका d जितना होगा यहाँ पे d रख देंगे और आपको ये वॉल्यूम पहले से दिया रहेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्चार्ज आपको पता चलेगा डिस्चार्ज कितना है। और एच तो पता ही होगा कि डैम की ऊंचाई कितनी है, उससे हम लोग निकाल लेंगे कि नोजल का डिस्चार्ज कितना है, ठीक है। इस पे एक हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे आगे लास्ट में।
आपको समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला इसको याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। WQH क्या है, पावर ऑफ टरबाइन है। और Q कैसे निकलता है, तो Q निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटू π/4 d² करके हम लोग Q निकाल लेते हैं। H दिया रहता है तो आपका टरबाइन का पावर निकल जाएगा। ठीक है, अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन। इसके बाद बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं हाइड्रो पावर प्लांट के, तो आगे हम समझाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।